जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 1857 का विद्रोह की पूरी कहानी मेरी जुबानी। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें इतना भयानक डाटा है जो आपके एग्जाम में लड़ जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं ए से लेकर जेड तक। पहला आप देखते हैं कि भैया कारण क्या क्या थे। सारांश पहले देख लिया जाए। आर्थिक कारण। अब देखिए, किसी का भी इनकम बंद कर दीजिए भैया, इसी कमजोर हो जाएगा, तो आर्थिक कारण बहुत ज्यादा महत्व रखता है। उसके बाद आते हैं राजनीतिक कारण, फिर उसके बाद आते हैं सामाजिक एवं धार्मिक कारण, फिर उसके बाद सैनिकों में असंतोष, क्योंकि भाई देखिए ब्रिटिश में भारतीय सैनिक बहुत ज्यादा थे और उनमें असंतोष था, तो यह भी एक मेन कारण हुआ। उसके बाद बात करें तो तत्कालिक कारण, मतलब आखिर तुरंत काहे भड़का, उसको बोलते हैं तत्कालिक कारण। ये रहा सारांश। अब चलते हैं बारी बारी से। पहले स्टार्ट करते हैं आर्थिक कारण। ठीक, तो पहला क्या था, यहां पे कंपनी के द्वारा बहुत सारी नीतियां लागू की गई थी। भू राजस्व नीति, जैसे कि अस्थाई रैयत, महालवाड़ी, जिससे क्या हुआ, जो किसान थे, भारत के जो किसान थे बहुत परेशान थे। ठीक, अब ये अस्थाई रैयत और महालवाड़ी व्यवस्था क्या है उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, एक बार जाकर देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो इस नीतियों की वजह से जो हमारे जो किसान थे वो बहुत परेशान थे, जिनकी उनकी जो इनकम थी बहुत बंद हो चुकी थी, इतना भू राजस्व देते देते परेशान हो गए थे। तो सोचिए क्या होगा, यानी एक आप सामाजिक वर्गीकरण देखा जाए लोगों का क्रम में, तो भाई मजदूर, किसान, सिपाही, जमींदार, राजा, कलाकार, मध्यवर्ग, ये सारे लोग इनसे परेशान थे, इनसे ब्रिटिश से। तो पहला हो गया किसान परेशान थे। उसके बाद बात करें कि पहले जैसे ब्रिटिश सरकार थी तो वो कंपनी बनाकर भेज दिया यहाँ पे भारत में व्यापार करने के लिए, वो व्यापार कर रहे थे। अब भारत में व्यापार सिर्फ कंपनी ही कर सकता था, लेकिन फिर वहां नियम लागू हो गया 1813 में चार्टर द्वारा कि ब्रिटिश के सभी नागरिक पैसा लाएं, भारत में व्यापार करें और पैसा लेके चले जाएं। यानी अब कंपनी के अलावा ब्रिटिश के सभी नागरिक भारत में व्यापार कर सकते थे। तो भाई और व्यापारी आ गया, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। यानी एक तो भारत में व्यापारी थे ही, ब्रिटिश के भी व्यापारी आ चुके थे। आगे नेक्स्ट अगर बात करें कि बेंटिक साहब बहुत गलत काम किए, ये कोई मतलब हुआ, किसी को गिफ्ट दीजिए, इनाम दीजिए, और फिर बुलाया हमारा गिफ्ट दे, हमारा गिफ्ट दे। तो बेंटिक साहब ने जो माफी और इनाम में दी गई भूमि थी वापस ले ली, बोला। इससे क्या हुआ, अब जो जमींदार थे, जमींदारों के पास बहुत सारा जमीन था, अब उनके भाई जितना जमीन छीन लिया गया। अब छीन लिया गया तो बोले ले लिया, अब का कहानी खत्म। यानी 20,000 जमींदार परेशान हुए थे, या 20,000 जमींदार बर्बाद हुए थे। आगे देखते हैं और भी कारण थे आर्थिक कारण। अब यहां पे देखिए कुछ चीज पे प्रतिबंध लग जाता है तो उसकी बिक्री बंद हो जाती है। अब छापेदार और रंगे हुए सूती वस्त्र, ठीक, अब इस पे लग गया प्रतिबंध। अब जो हमारे यहाँ जो कुटीर उद्योग के जो व्यक्ति थे, हस्तकला जो शिल्प कला के उद्योग से जुड़े हुए थे, उन पर इतना धक्का लगा कि ले बिलैया अब का ये तो बिकवे नहीं करेगा। इससे क्या हुआ, ये पूरा का पूरा उद्योग बर्बाद हो गया, ये नियम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे किसान, जमींदार और व्यापारी सब लगभग धीरे धीरे परेशान हो रहे थे। आगे देखते हैं यहाँ पर कि मान लेते हैं डलहौजी ने ऐसा अधिग्रहण का नीति लगाया था, गोद लेने की प्रथा वाला, उसके बारे में बाद में बात करेंगे अभी। तो इस तरह से रजवाड़े लोग बर्बाद हो रहे थे। अब मान लेते हैं जो रजवाड़े हैं तो उनके जो शरण में आश्रित है कलाकार, संगीतकार, यहाँ देखिए धर्माचार्य, साहित्यकार, भैया बोला हम ही बर्बाद है तोरा कैसे रखें, ये भी बेरोजगार हो गए। ठीक, तो बहुत सारे कलाकार, संगीतकार और धर्माचार्य और साहित्यकार सब बर्बाद हो चुके थे, यानी उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी थी, कैसे अपना लालन पालन करें, ये बहुत सोचने वाला विषय था। अब बात करते हैं यहाँ पे राजनीतिक कारण, यानी यहां से उस आर्थिक कारण से हमने देखा कि सब तो परेशान थे ही, पैसे से पूरा परेशान हो चुके थे। राजनीतिक कारण क्या था, अब जैसे कि यहां पर सबसे बड़ा कारण अगर माना जाए तो डलहौजी साहब का। डलहौजी साहब ने कहा कि गोद लेना निषेध है। अभी गोद लेना मतलब किसी को गोद नहीं ले सकते का। देखिए गोद लेने का मतलब यह है कि मान लेते हैं कोई राजा है और इत्तेफाक से चले गए, तो उनका अगर कोई संतान नहीं है तो उसे राजा नहीं बनाया जाएगा। यानी अब क्या, उनका अगर संतान नहीं है
तो वो जो राजा का जो शासन है वो पूरा राज्य जो है ब्रिटिश में मिला दिया जाएगा। तो लोग क्या करते थे, राजा अगर नहीं है तो अगर संतान भी नहीं है तो कोई गोद लेते थे और उसी को राजा बना लेते थे कि वो ब्रिटिश में ना मिले। तो बोला गोद नहीं, निषेध है, निषेध है। ठीक, और इस तरह से उन्होंने क्या किया, सतारा जो सबसे पहले हड़पा था उन्होंने, संबलपुर, नागपुर, झांसी, ऐसे बहुत सारे जो राजाओं का था जगह वो सब हड़प लिए। लेकिन एगो अवध को हड़प लिए। ठीक, अवध को क्यों हड़पे, उनका राजा भी थे, राजा थे, जिंदा थे, और फिर भी हड़प लिया गया। तो वहां पे एक आरोप लगा दिया गया, भैया आपके राज्य में ना शासन नहीं है, कुशासन है। अब कुशासन का आरोप लगाकर अवध को क्या किया, हड़प लिए। अब यहाँ पे देखिए अवध के जो शासक थे वाजिद अली शाह, उनको कहा कि भैया आप हटिए। वाजिद शाह बोले काहेला, हम तो जिंदा है। बोला ना हटे पड़ेगा, बोला कुशासन चल रहा है। वाजिद शाह बोले कि अल्ले बिलैया अब का, तो मतलब उनको अब कुछ कर नहीं सकते थे। बोला अब क्या करें, बोला जाइए कलकत्ता रहिए जाकर चुपचाप, हम पेंशन देवेंगे वहीं रहिएगा, आपका अवध का पूरा जो राज्य है ना करने है ब्रिटिश में। अब अवध से बहुत सारे सैनिक थे वो जो ब्रिटिश में काम करते थे, ब्रिटिश कंपनी में। अब वो लोग बहुत नाराज थे कि चलो सबको हड़पे तो चले, ये नियम निकाले थे लेकिन ये बहुत गलत हुआ। तो यहाँ पे एक ये भी कारण, राजनीतिक कारण माना जा सकता है। अगला अगर बात करें हम कि 1849 में, यहाँ पे देखिए 1849 में यह घोषणा की गई कि जो दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, वो बैठे थे। अब बोले कि अगर इनका उत्तराधिकारी जो है ना वो दिल्ली में अब नहीं बैठेगा। बोला कहाँ बैठेगा भाई, तो कुतुब मीनार, यानी अब इनका जो उत्तराधिकारी है वो दिल्ली में उनका स्थान नहीं है, अब जाकर कुतुब मीनार में रहिए। इसको बोलते हैं गजब बेइज्जती है। ये कोई मतलब है, हम सुल्तान हैं और हमारा जो उत्तराधिकारी है वो कुतुब मीनार में रहेगा। ये ब्रिटिश का पूरा एक गेम खेला जा रहा था जिससे लोग मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बर्बाद हो जाए। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पर। अभी इतना ही नहीं, अभी और देखिए। अब बाजीराव पेशवा के जो गोद लिए हुए पुत्र थे जिनका नाम था नाना साहब, अब नाना साहब को पेंशन मिलता था, तो वो कहे कि भैया आप गोद लिए हुए ना, तो पेंशन को चिका। नाना साहब बोले दीजिए, इतना दिन से दे रहे थे। बोला ना पेंशन नहीं। बोलो देखिए पेंशन देने से इनकार कर दिया गया। बोला ठीक है हम पूना में रहेंगे। बोला ना पूना में ना, अब थोड़ा जगह हट के अब आइए यहाँ करने कानपुर। यानी उनको पूना से हटा दिया गया, पैतृक गांव से हटा दिया गया और उसको कहाँ लाया गया, कानपुर में, और पेंशन देना भी बंद। तो नाना साहब को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, आया। आते हैं झांसी की रानी। झांसी की रानी जो थी उन्होंने भी भाई गोद लिया था अपने पुत्र को और उन्होंने कहा कि मुझे राजा उसको बना दीजिए, लेकिन ब्रिटिश ने नहीं माना और झांसी की रानी भी इसी बात से गुस्साई थी। और उन्होंने कहा कि मेरे जो पति हैं आपका साथ दे रहे थे, जब पति नहीं है तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे शर्तें थे, लेकिन बहुत लोग ब्रिटिश मानने को तैयार नहीं था। वो अपना सिर्फ क्या करता था, मन माने। आते हैं नेक्स्ट, अगला। यहां देखिए अब कैनिंग साहब आए, मतलब इतना मिर्च तो लगल था, इतना दर्द हो रहा था। अब कैनिंग साहब 1856 में ये घोषणा कर दिए कि अगर बहादुर शाह जफर सेकंड चले गए तो उसके बाद कोई भी अब मुगल सम्राट नहीं कहलाएगा, उसी क्या रह जाएगा, राजा। इतना सब कारण है। देखिए पहले तो आर्थिक सब बर्बाद हुआ और राजनीतिक से आप देख रहे हैं, मतलब रह के दर्द पे दर्द दिए हुए हैं। तो कितना दबाइएगा भाई, कितना बर्दाश्त से बाहर होगा तो विस्फोट होगा ही। अब आते हैं आगे, यहाँ पे सामाजिक और धार्मिक कारण। आप समझ सकते हैं कि भाई हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और धार्मिक और सामाजिक हम लोग मतलब रग रग में बसा हुआ है। तो यहाँ पे अब इस पे भी अटैक होने लगा। जैसे कि अब कहा गया कि भैया आप हिंदू हैं, एक मुस्लिम है, काहे हिंदू मुस्लिम आप रहिएगा, ईसाई बन जाइए और ईसाई बन के हमरा हो जाइए, मतलब ब्रिटिश का हो जाइए। तो इसीलिए ईसाई पादरियों को ये छूट दे दिया गया कि भारत में आए और प्रचार करें, लोगों को प्रबोधन दे और उनको ईसाई बनाए, और जब ईसाई बन जाएंगे तो ब्रिटिश का कभी भी विरोध नहीं करेंगे। यह है धर्म पे अटैक। आते हैं नेक्स्ट, यहां पे देखिए विलियम बेंटिक साहब ने एक चीज तो अच्छा किया था, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था 1829 में। ठीक, गैर कानूनी घोषित किया था, ये तो मैं भी मानूंगा अच्छा था। लेकिन
जो हमारे जो देश के धर्माचार्य थे वो लोग बोले कि ये हम लोग के धर्म में ऐसा नहीं है, ये नहीं हुआ, उसका भी विरोध करने लगे लोग। तो इसका विरोध कर रहे थे लोग, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि भाई इसका विरोध क्यों कर रहे थे, तो ये किया गया। लेकिन इसको धार्मिक अटैक भी माना जा सकता है, क्योंकि मेरा मानना है हम ऐसे रहेंगे तो आप कौन होते हैं बोलने वाले। यहाँ पे ये भी हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1850 में सरकार ने कानून बनाकर ईसाई बनने वालों को भी पैतृक संपत्ति देने का अधिकार दे दिया गया। मतलब कहने का मतलब है ईसाई बनो, पैसा लो, फायदा लो, प्रभु लो, मतलब लालच जितना देना है दिया गया। अब बात करते हैं आगे। यहां पे डलहौजी साहब भी कुछ ना कुछ अटैक किए थे। जैसे कि डलहौजी साहब ने कहा कि विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिया गया। चलो भाई ये अच्छा था, यानी उस समय था कि भाई विधवा होने के बाद तो सती हो जाते थे, अब विधवा होने के बाद विवाह नहीं होता था। इन्होंने यह मान्यता दिया। लेकिन धर्माचार्य जो लोग होते हैं वो अपने हिसाब से सोचते हैं और उनको ये गलत लगता है कि भाई ब्रिटिश ने यहाँ पे हस्तक्षेप क्यों किया। ठीक, आते हैं नेक्स्ट, अगला बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मान्यता थी। जैसे कि सैनिकों को भारत से बाहर भी ले जाते थे लोग युद्ध कराने के लिए। अब वहां पे जाइए, युद्ध करके आइए, और फिर वापस जब आते थे वो गांव में, तो गांव वाले कहते थे ए तू कहाँ गए थे हो, बोला यहाँ गए थे, 7 समुद्र पार कर गए ना, वही समुद्रवा से डकुआ सब आया है सब। इसीलिए जो 7 समुद्र जो पार करके जब जाता है लोग, उसका धर्म है भ्रष्ट, यानी समुद्र यात्रा एक तरह से उस समय पाप समझा जाता था। अब पाप हो गया तो ये उनका धर्म भ्रष्ट हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया तो आप गांव में कैसे रहोगे, तुम्हारे तो इज्जतें नहीं। तो इस तरह से सैनिक भी बहुत परेशान थे। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं सैनिक में असंतोष। ठीक, जैसे कि यहां पे देखिए भारत जो कंपनी थी उसमें सैनिकों की संख्या 2 भागों में बांट लीजिए, एक भारतीय और एक ब्रिटिश। तो भारतीयों की संख्या थी 2,33,000। ठीक, 2,33,000, और अंग्रेजों की जो संख्या थी केवल 45,000। अब बताइए 45,000 इनकी और 2,33,000 भारतीय, इसका मतलब 5:1 था। ठीक, लेकिन ये तो चलो ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए वेतन अंग्रेजों को अधिक, भारतीयों को कम। ऊंचा पद अंग्रेजों को अधिक, भारतीयों को कम। यानी भारतीयों को कभी भी ऊंचे पद पे नहीं बैठाया जाता था। समझ रहे हैं, ऊंचे पद पे कभी नहीं बैठाया जाता था, सिर्फ अंग्रेज ही बैठते थे। ये भी गलत है, योग्यता के अनुसार देना चाहिए। और इनको एक डाक अधिनियम के द्वारा इनको निःशुल्क दिया जाता था, वो भी सुविधा समाप्त कर दिया गया। यानी देखिए 1854 में डाक अधिनियम ने सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी। तो इस तरह से सैनिक भी बहुत परेशान थे। एक तो वेतन कम, समुद्र पार लड़ाई, फिर उसके बाद ई ऊ आ, मतलब हर चीज से पूरा दबाए हुए हैं। तो आप यहां पूरा देखिए, कोई इतना बड़ा विद्रोह अचानक नहीं होता है। कारण समझ में आया इतना तक में। पहला, पैसा से कमर तोड़ दिए। दूसरा, राजाओं का पूरा मान्यता रद्द करने लगे। तीसरा, पूरा राजपाट तुम हड़पने लगे, जमीन हड़पने लगे। उसके बाद आप ये देखिए सैनिक जो आपके लिए जान देते थे उनको भी परेशान किए हुए थे। तो ये सब कारण था, तभी चुपचाप थे। उसके बाद आता है तत्कालिक कारण, जैसे कि ये देख रहे हैं राइफल। ठीक, तो उस समय एक राइफल हुआ करता था। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी में पहले एक पुरानी बंदूक थी ब्राउन वेस। ठीक, उसको हटा दिया गया। अब बोला कि यार इसके जगह पे इनफील्ड राइफल का उपयोग होगा। अब ये देख रहे कारतूस। अब कारतूस का जो किनारा था इतना लंबा, इसको ऐसे मुंह से खोला जाता था, और उसका जो बारूद है वो बंदूक में ऐसे डंडा से भरा जाता था, फिर ऐसे फायर किया जाता था। तो अब कारतूस का जो ऊपर वाला मुंह से खुलने वाला था मुंह से, उसमें कहा गया कि चर्बी का उपयोग किया गया है, गाय का और सुअर का। अब हिंदू मुस्लिम दोनों में बगावत हो गया कि भैया हम तो यूज नहीं करेंगे, हमारा धर्म ऐसे भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये उस समय का एक तत्कालिक कारण माना जाता है। यहाँ पे देखिए यह अफवाह फैल गया कि कारतूस में गाय और सुअर का चर्बी का उपयोग किया गया है, इसीलिए सैनिकों ने कहा कि भैया पुराना ही ठीक है, हमारा इनफील्ड राइफल नहीं चाहिए। तो अब देखते हैं,
अच्छा, एक चीज और भी है कि मैंने भारत का भूगोल का पीडीएफ बुक बनाया हुआ है और जीके ट्रिक का। मेरे ट्रिक बहुत ही आसान होते हैं, आप जाकर एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और अभी रिसेंटली आने वाला है करेंट अफेयर का पीडीएफ, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। हाँ, कुछ राशि है, सहयोग राशि इसको मान लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इसको करने में, बनाने में। तो आप अगर सहयोग करना चाहते हैं तो आप सहयोग कर सकते हैं। साथ में मैं बताऊं कि अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, जैसे बीपीएससी तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं बहुत सारे टेस्ट लेता हूं अनअकैडमी पर। आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेस्ट दे सकते हैं। बस उस पर कोड लगाना होगा मुकेश कुमार, बिना स्पेस दिए हुए मुकेश कुमार का कोड लगाइएगा और फ्री में आप एंट्री कर लीजिएगा। आराम से टेस्ट देते रहिए, टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट होता है। और ये वीडियो पूरा आपका दूसरा पार्ट में आएगा। दूसरा पार्ट में हम लोग देखेंगे कि भाई 1857 की शुरुआत कहां से, कैसे, कब हुई, पूरा विस्तार से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा हो जरूर बताइएगा। जय हिंद।